एवरीवन, हम अपना टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर के सिद्धांत पढ़ रहे थे। उसमें स्टार्टिंग के दो सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे, एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच, दोनों हमने अध्ययन कर लिए थे। आज हम तीसरी जो थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर के सिद्धांतों में, एमएम थ्योरी, मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस थ्योरी के बारे में या इस अप्रोच के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं मान्यताओं को लेके। तो इस थ्योरी की मान्यताएं क्या हैं, एमएम थ्योरी की मान्यताएं क्या हैं, ये देखते हैं। पहली मान्यता है पूर्ण पूंजी बाजार, यानी यह थ्योरी पूर्ण पूंजी बाजार मान के चलती है। पूर्ण पूंजी बाजार का तात्पर्य है कि विनियोजकों को पूंजी बाजार का पूर्ण ज्ञान एवं आवश्यक सूचनाएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी किन किन प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करना है विनियोजकों को ऑलरेडी पता होता है, ज्ञान होता है। दूसरा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का अभाव, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं पाई जाती, अर्थात पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने पर किसी प्रकार की कोई लागत नहीं आती। तीसरी इसकी विशेषताएं हैं सभी संस्थाओं को सजातीय जोखिम वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात सभी संस्थाएं रिटर्न्स अर्जनों के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं तथा प्रत्येक वर्ग में आने वाली संस्था में जोखिम की मात्रा समान है। चौथी इसकी मान्यताएं हैं निगम करों का अभाव होता है, यानी निगम करों की अनुपस्थिति पाई जाती है, और समस्त लाभों का वितरण, यानी जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिया जाता है, यानी संस्था का लाभांश भुगतान रेशियो 100% होता है। तो ये कुछ 4-5 विशेषताएं हैं एमएम थ्योरी की, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। आगे इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। एमएम थ्योरी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, जब निगम करों की अनुपस्थिति मानी जाए या निगम करों का अभाव माना जाए संस्था में। दूसरा, निगम करों की उपस्थिति के बारे में। जो एमएम थ्योरी की जो मूल अवधारणा थी, जो स्टार्टिंग अवधारणा थी, जो मेन सिद्धांत हैं, वह इसका निगम करों की अनुपस्थिति को मानकर ही चलता है। इस स्थिति में यह धारणा एनओआई यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के समान है, अर्थात जो रिजल्ट्स एनओआई थ्योरी बताती थी वही रिजल्ट्स एमएम अप्रोच बताती हैं। मतलब संस्था के कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने से संस्था की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और संस्था के या फर्म के टोटल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई मूल्य प्रभावित नहीं होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने से। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ऋण समता पूंजी से सस्ती होती है तथा पूंजी संरचना में ऋण के अधिक उपयोग से समता अंशदारियों की प्रत्याशा में वृद्धि के कारण समता पूंजी की लागत में वृद्धि होती है तथा इससे ऋण की कम लागत का लाभ समता पूंजी की लागत में वृद्धि से प्रतिसंतुलित हो जाता है, यानी दोनों की लागत आपस में सेट हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली रिजल्ट शून्य के बराबर आता है, यानी किसी प्रकार का वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी ऋण पूंजी संस्था में, किसी भी संस्था में ऋण पूंजी का एक निश्चित सीमा से ज़्यादा उपयोग करने पर संस्था की वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है तथा इससे ऋण पूंजी की लागत बढ़ती है, वह समता पूंजी की लागत घटती है और इस प्रकार ऋण एवं समता पूंजी की लागतों का पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। तो ये इस बात पे ये जो एमएम थ्योरी है ये भी निगम करों की उपस्थिति में यही बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने से संस्था के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और संस्था के मूल्यों को वह प्रभावित नहीं करता कैपिटल स्ट्रक्चर। सीधी सी बात यह है। अब बात करें निगम करों की उपस्थिति की। कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने से संस्था की पूंजी लागत और संस्था का कुल मूल्य अप्रभावित रहता है। निगम करों की उपस्थिति में यह सही नहीं है। यदि संस्था में निगम कर उपस्थित हैं तो फिर यह सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि निगम कर एक वास्तविकता है, कॉरपोरेट टैक्स एक रियलिटी है। अतः 1963 में अपनी मूल विचारधारा को संशोधित करते हुए यह स्वीकार किया कि कर निर्धारण हेतु ब्याज
को कटौती योग्य व्यय मानने से ऋण पूंजी के उपयोग की लागत कम आती है। उन्होंने एमएम थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले थे मिलर, मोदिग्लियानी, उन्होंने यह स्वीकार किया कि ऋण पूंजी की लागत कम क्यों आती है, क्योंकि ब्याज को कटौती योग्य व्यय मानने के कारण ऋण पूंजी की लागत कम आती है। यदि कोई संस्था अपनी पूंजी संरचना में ऋण का उपयोग करती है तो संस्था की समस्त पूंजी लागत कम होती है तथा संस्था का कुल मूल्य बढ़ता है। उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तोलक वाली संस्था का कुल मूल्य बिना उत्तोलक वाली संस्था के कुल मूल्य से अधिक होगा, यानी लीवर्ड वाली फर्म का मूल्य अनलीवर्ड वाली फर्म के मूल्य से अधिक होगा। यानी इन्होंने दो फर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया, लीवर्ड और अनलीवर्ड। लीवर्ड और अनलीवर्ड से तात्पर्य सीधी सी बात है, लीवर्ड फर्म वो होती है जो अपनी पूंजी संरचना में कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स का प्रयोग करती है, और अनलीवर्ड फर्म वो होती हैं जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स का प्रयोग नहीं करती। ठीक है, अब इसको क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। निगम करों की उपस्थिति है। ठीक है, संस्था में कॉर्पोरेट टैक्स है। निगम करों की उपस्थिति में किसी संस्था का कुल मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। अगर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, यदि अनलीवर्ड फर्म है यानी डिबेंचर्स कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है, अनलीवर्ड फर्म को मैंने यहाँ VU से नोट किया है। उसका वैल्यू निकालने का, मूल्य निकालने का फॉर्मूला है VU बराबर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। मैंने इसको और करके शॉर्ट में लिखा है VU यानी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन लिख सकते हैं EBIT और मल्टीप्लाई करके 1 माइनस टैक्स करेंगे अपॉन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को KE से नोट किया है। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला बन गया वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म का EBIT 1 माइनस टैक्स अपॉन KE। ठीक है, वैसे ही वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म को मैंने BL से नोट किया है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? BL बराबर VU वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस DT का मतलब है D यानी अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से। तो इस प्रकार और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आ जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। दो फर्म RMS जो सभी दृष्टियों से समान हैं सिवाय इसके कि फर्म R अपनी पूंजी संरचना में ऋण का उपयोग नहीं करती। फर्म R अपनी पूंजी संरचना में ऋण का उपयोग नहीं करती, यानी जो R फर्म वह अनलीवर्ड है, जबकि फर्म S की पूंजी संरचना में 10% वाले 5 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं। यानी यहाँ जो S फर्म है वह लीवर्ड है, R जो है वह अनलीवर्ड है। दोनों फर्मों की ब्याज एवं कर से पूर्व अर्जने 2 लाख रुपए वार्षिक हैं और समता पूंजीकरण की दर 12% है, यानी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12% है। निगम कर की दर 40% मानते हुए मोदिग्लियानी मिलर सिद्धांत द्वारा इन फर्मों का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखें द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म R जो कि अनलीवर्ड है, इसमें किसी प्रकार की कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स का प्रयोग नहीं हुआ है। विच डज नॉट यूज एनी डिबेंचर्स। VU यानी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, इसका सूत्र था EBIT 1 माइनस टैक्स अपॉन KE। ठीक है, EBIT अपने को दे रखा है 2 लाख रुपए जो वार्षिक हैं, शुद्ध प्रति अर्जने 2 लाख दे रखी है। 1 माइनस टैक्स रेट थी 0.40%, 40% तो 0.40 अपॉन KE अपने को क्वेश्चंस में दे रखा था इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%। ठीक है, फॉर्मूले में रखा, हल किया, 2 लाख इंटू 1 में से 0.40 गए 0.6, 12% 0.12 सोल्व किया तो 10 लाख रुपए आ गए। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म की कितनी? 10 लाख रुपए। द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एस की वैल्यू ज्ञात करते हैं जो कि एक लीवर्ड फर्म है। विच यूज डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख। इन्होंने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को शामिल किया है। VL वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म
बराबर इसका सूत्र था VU प्लस DT। VU यानी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस D यानी अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई T यानी जो टैक्स रेट थी। VU कैलकुलेट कर लिया अपन ने 10 लाख रुपए प्लस डिबेंचर्स हैं 5 लाख रुपए के इंटू टैक्स रेट 0.4%। हल किया तो 10 लाख प्लस 2 लाख VL आ गए अपने पास 12 लाख रुपए तक। इस प्रकार क्वेश्चंस में अपने को लीवर्ड और अनलीवर्ड फर्म देखना है और उनके अनुसार फॉर्मूला का यूज करना है और फिर वैल्यू निकालनी है। अगर क्वेश्चंस में लीवर्ड और अनलीवर्ड फर्म के बारे में नहीं दे रखा है या डिबेंचर्स का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है तो फिर MM जो अप्रोच है यानी मोदिग्लानी मिलर जो अप्रोच है वह सिंपल सी NOI अप्रोच के समान है, क्योंकि उसका भी रिजल्ट यही था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू प्रभावित नहीं होती, अप्रभावित रहती है। इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ लिया है आगे कि एक कंपनी के ब्याज और करों के पूर्व की आय 1 लाख रुपए है। इसके विनियोग पर 12.5% की दर से प्रत्याशा की जाती है। आपको MM सिद्धांत के अनुसार फर्म का मूल्य ज्ञात करना है। इस उदाहरण में अपने को यह पता नहीं चल रहा कि लीवर्ड, यहाँ कोई 2 कंपनियां या 2 संस्थाएं नहीं है, लीवर्ड और अनलीवर्ड का चक्कर नहीं है। तो सीधा सा अपने को जो NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम, उस थ्योरी में जो अपन टोटल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था फर्म का, उसी का उपयोग करना है और रिजल्ट्स निकालना है, फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ सिंपल सा मैंने टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, उसका सूत्र था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को मैंने V से नोट किया, EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से KO से नोट किया। EBIT है 1 लाख रुपए, विनियोग पर KO है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12.5%, सोल्व किया 8 लाख रुपए। सीधा सा NOI अप्रोच का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। तो यहाँ से अपने को ध्यान रखना है कि जब लीवर्ड निगम कर उपस्थित हों तब लीवर्ड और अनलीवर्ड में विभाजित होती है फर्म। ये क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि डिबेंचर्स प्रयोग किए हैं नहीं किए हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अपने को रिजल्ट्स निकालना है। MM थ्योरी का मूल सिद्धांत यही है कि पूंजी संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और संस्था के मूल्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ओवरऑल कॉस्ट और वैल्यू ऑफ फर्म को अप्रभावित करता है। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी बची है ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरागत थ्योरी, उसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।